स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, कभी सोचा है कि आज जो हमारा देश फूड सिक्योरिटी की बातें करता है, कभी उसको वैल्यू चेन, वैल्यू प्रोपोजिशंस और फार्म इंप्रूवमेंट्स की बातें भी की जा सकती है, फार्म प्रोस्पेरिटी की बातें भी की जा सकती है। एक रिपोर्ट आई है बाय द ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी, जो इस बारे में बात करती है कैसे हमारा एग्रीकल्चर जो आज $600 बिलियन के आसपास प्रोड्यूस करता है आउटपुट, वो बढ़ करके एग्रेसिवली बढ़ करके 1.4 ट्रिलियन तक जा सकता है बाय 2035 एंड बाय 2047 अगर हम लोग ठीक ठाक काम करते रहे तो $3 ट्रिलियन से ज़्यादा इंडिया अपने एग्रीकल्चर से कमा सकता है, एग्रीकल्चर आउटपुट से कमा सकता है। तो आज इसी बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे अपने इकोसिस्टम को, एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को फ्रॉम बीइंग जस्ट बीइंग अ फूड प्रोवाइडर या फॉर द फूड सिक्योरिटी जो हम यूज करते हैं, उसको बढ़ा करके एज अ वैल्यू एडिशन टू द ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम देख सकते हैं। सो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन एग्रीकल्चरल बूम इफ वी डू आवर थिंग्स राइट, इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट, फ्रॉम $600 बिलियन to 1.4 ट्रिलियन बाय 2035। 2035 तक आपका एग्रीकल्चर बूम रहेगा। बाय 2047 मतलब 100 साल जब आज़ादी के होंगे तब तक 3 ट्रिलियन से ज़्यादा हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट रहेगी। इसी बात को आगे समझते हैं कि ये कब हो सकता है। सो देयर आर एक्चुअली टू सिनेरियोज दैट दिस रिपोर्ट इज टॉकिंग अबाउट। एक है हमारा बेस केस और एक है हमारा एग्रेसिव केस, यानी जिस रफ्तार पे हम लोग चल रहे हैं अभी, अगर उस पे भी चलते रहे, स्ट्रक्चरल चेंजेस तो आ ही रहे हैं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू, अगर उस रफ्तार पे भी चले तो भी एग्रीकल्चर 1 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। बट अगर इफ वी प्ले आवर कार्ड्स राइट, इफ वी डू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम, हम बेहतर इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, हम अपने एग्रीकल्चर का मॉनसून डिपेंडेंस कम कर पाते हैं, वो एग्रीकल्चर को इंश्योरेंस प्रोवाइड कर पाते हैं और मैसिव रिफॉर्मिस्ट चेंजेस ले आ पाते हैं एग्रीकल्चर में, तो उस केस को कहा गया है द अग्रेसिव केस। सो इफ वी डू थिंग्स राइट, तो ये अग्रेसिव केस हमें 1.4 ट्रिलियन के मार्क तक ले जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर आउटपुट में, बाकी तो बाहर की बात है। यानी जीडीपी में आज जो एग्रीकल्चर का परसेंटेज है 16 to 19% डिपेंडिंग अपॉन द प्रोड्यूस एंड अदर सेक्टर्स, ऑब्वियसली वो बढ़ सकता है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है। और एग्रीकल्चर जो कि किसी भी देश की इकोनॉमी का बैकबोन होता है, अगर वो सीधा हो गया, वो अच्छे से परफॉर्म कर गया, तो आपको किसी के सामने झुक के रहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर, बिकॉज यू आर जस्ट फूड से, आप सिर्फ फूड सिक्योर नहीं है, अब आपका एग्रीकल्चर ग्लोबल सप्लाई चेन का एक मेजर सप्लायर है कि बिना इंडिया के एग्रीकल्चर के या बिना इंडिया के फूड प्रोडक्शन के या बिना इंडिया के कैश क्रॉप प्रोडक्शन के दुनिया की कई सारी इंडस्ट्रीज काम नहीं कर पाएंगी। सो जैसे ही आपका एग्रीकल्चर ठीक होता है, द बैकबोन आपकी ठीक होती है, तो आप अपने आप सीधे खड़े होने लगते हैं, आपकी इकोनॉमी अपने आप ठीक होने लगती है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दिस अग्रेसिव केस, जिसके बारे में हमें आगे बात करनी है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर हम लोग सही से काम किए तो बाय 2047 अराउंड $3.1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ आउटपुट विल बी प्रोड्यूस जस्ट बाय एग्रीकल्चर। 4 ट्रिलियन की जीडीपी है ना हमारी, थोड़ी ज्यादा उससे, उसमें से भी अगर कायदे से करोगे तो 3 ट्रिलियन हमारी, सिर्फ 3 ट्रिलियन से ज्यादा सिर्फ एग्रीकल्चर से आएगा जीडीपी नंबर। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस क्रूशियल पॉइंट कि कैसे हम क्रॉप्स उगाएं, क्या करें कि हमारा क्रॉप्स सिर्फ फूड सिक्योरिटी के काम ना आए, बल्कि वैल्यू एडिशन, वैल्यू क्रिएशन में भी काम आए, जैसे प्रोसेस्ड फूड, जैसे मोर टिल्ट टुवर्ड्स द हॉर्टिकल्चर, मोर टिल्ट टुवर्ड्स आवर श्री अन्ना जिसको हम लोग मिलेट्स बोलते हैं। ठीक है, एंड डूइंग मोर ऑर्गेनिक एंड एग्रो क्लाइमेटिक फेवरेबल फार्मिंग। आज हमारी फार्मिंग पूरी तरह से एमएसपी बेस्ड हो गई, कैसे उससे आगे बढ़े हम लोग, ताकि हमारे फार्मर्स की भी इनकम बढ़े और देश का भी उत्थान होता रहे। तो आज हम लोग यही सब सीखेंगे और इसी डिटेल्स में जाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा आपके लिए भी समझदारी होगी, हमारे लिए भी होगी। और अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो एग्रीकल्चर इज अराउंड 550 to 680 तो $650 बिलियन के आसपास करंटली एग्रीकल्चर यहीं पे घूमता रहता है। इसीलिए हम देखते हैं कि 16 to 18% और एक्चुअली 16 to 19% ऑफ जीडीपी
ठीक है, अपर लिमिट 19% गई है, तो अपर लिमिट का अगर देखें तो 19% इज ऑफ एग्रीकल्चर, ये हम बढ़ा सकते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का 17% है, उसको हम लोग को 25 करना है। जो जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी ना, अपने आप एग्रीकल्चर और इम्प्रूव होता जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग वो बात। तो ग्रोथ क्या है? सो वी आर ग्रोइंग एट 5% ईयरली ओवर द लास्ट 6 years। ईयर ऑन ईयर एग्रीकल्चर का ग्रोथ 5% के आसपास रहा है, 4 से 5% हम कहेंगे। ठीक है, एवरेज थोड़ा ज्यादा इसलिए आपको दिखाई देता है 5%, क्योंकि कोविड ईयर्स में एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड दैट्स वाई इंडियन इकोनॉमी सफर नहीं की, बहुत ज्यादा डुबकी नहीं लगाई, बिकॉज ऑफ दिस रोबस्ट रेजिलियंस शोड बाय द एग्रीकल्चर। अब हमें एग्रीकल्चर को पे बैक करने का टाइम है, अब वापस देने का टाइम है एग्रीकल्चर को, वहाँ इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा के, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज करके। किधर जा रहे हैं हम लोग ये समझ के। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है वो देखो, नंबर 1 इन राइस प्रोडक्शन, नंबर 2 इन शुगर कैन एंड व्हीट, और नंबर 5 इन मेज। अगर आप एलाइड सेक्टर्स की तरफ जाते हैं, एग्रीकल्चर के एलाइड सेक्टर की तरफ, तो टुडे नाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बावजूद पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन आज भी इंडिया में कम है। यानी हम मिल्क प्रोडक्शन तो ज्यादा किए हैं, बट मिल्क अवेलेबिलिटी या मिल्क कंजम्पशन बाय द पीपल इज स्टिल लो, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि लोगों के पास थोड़े पैसे कम है। ठीक है, एंड लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर राइस एंड मेज ग्लोबली इन इंडिया। अब इसको आप सरकारी सपोर्ट कहिए, विद फर्टिलाइजर सब्सिडी, सीड सपोर्ट, एमएसपी, तो इन सब वजहों की वजह से हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत कम है। यानी अगर हम अपने कार्ड सही खेलते हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया के प्रोडक्टिविटी या इंडिया के क्रॉप प्रोडक्शन को लेके जाते हैं, तो अपने आप हम मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, वो ग्लोबल मार्केट, बिकॉज आवर प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो, सो कॉस्ट विल बी लोअर। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, कॉस्ट इनपुट कॉस्ट कम है, तो फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज या देश और जो देश है वो क्या चाहेंगे, इंडिया से खरीदना चाहेंगे रॉ मटेरियल्स। तो पहले तो हम खेल सकते हैं रॉ मटेरियल के ऊपर। ठीक है, सो करेंटली वी आर एट दिस। अब हमें आगे बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, सम अग्रेसिव मैन्यूवरिंग सो दैट आवर एग्रीकल्चर कैन इंप्रूव। ठीक है, तो ये 5 सुपर पावर्स है जो ग्रोथ बढ़ाएगा। दीज 5 सुपर पावर्स विल ड्राइव ग्रोथ इन द कंट्री। पहला क्या है, वी हैव ह्यूज कंज्यूमर बेस, एंड विद द राइजिंग मिडिल क्लास, जिसके ऊपर हम लोग वीडियो देख किए हुए हैं एक बार, इंडिया का मिडिल क्लास सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अराउंड 1 बिलियन पीपल विल बी इन मिडिल क्लास बाय 2040। तो अगर हम लोग यहाँ तक हैं, यानी मिडिल क्लास का कंजम्पशन डिमांड बढ़ता है। अब आप मैगी खा रहे हो, फल खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, आपकी कंजम्पशन जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वो बढ़ता है। ठीक है, ओके, तो ग्रोइंग मिडिल क्लास विल लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, मोर कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड फूड, क्योंकि अब ज्यादातर लोग अगर काम कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं, पुरुष भी काम कर रहे हैं, दोनों लोग काम कर रहे हैं, तो किसी के पास टाइम नहीं है ना कि वो 56 भोग बनाएगा बैठ के घर में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप प्रोसेस्ड फूड लेंगे, जैसे आप म्यूसली खाएंगे जिसमें कई सारे नट्स मिक्स होंगे, ड्राई फ्रूट्स मिक्स होगा, कि आप जल्दी जल्दी खा सके और अपने काम पे जा सके। बट वो जो प्रोसेस्ड फूड है वो क्या होना चाहिए, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक, उसी तरह से हम देखते हैं द लोअर कॉस्ट इन द कंट्री। अब इंडिया में एग्रीकल्चर का कॉस्ट कम क्यों है, कि पहली चीज, आवर एग्रीकल्चर इज कॉम्पिटिटिव, गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है एग्रीकल्चर को, और साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर इज हाई, सो लेबर कॉस्ट भी चीप है। तो कॉस्ट ऑफ लेबर इज चीप, दैट्स व्हाई वी हैव लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन द एग्रीकल्चर। और एक बात, इंडिया की जो मीन एज है, वर्किंग एज, वो बहुत ज्यादा 29 ईयर्स है हमारी मीडियन एज, मीडियन एज हमारी 29 ईयर्स, यानी ज्यादातर पॉपुलेशन हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन है। और इस बात का फायदा हम उठा सकते हैं अपने एग्रीकल्चर को इंप्रूव करके, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा के। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है हमारे। ऑल्सो हम यहाँ देखते हैं कि देयर इज फीड स्टॉक पावर, यानी कि अलाइड सेक्टर जो है हमारा, अलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, उससे भी हम कमा सकते हैं। जैसे राइस है, वीट है, शुगर केन है, इसके जो वेस्ट मटेरियल है उससे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे शुगर केन से हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, राइस है, राइस के हे से हम एक बेहतर फीड स्टॉक बना सकते हैं, जो आप अपने बोवाइंस को खिला सकते हैं, कैटल्स को खिला सकते हैं। ठीक है, उसी तरह हमको दिखाई देता है डिजिटल मैजिक। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है इंडिया में। इंडिया के पास दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसका नाम है यूपीआई।
इतना सीमलेस, इतना बड़ा ट्रांजैक्शनल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शनल सिस्टम दुनिया में किसी के पास नहीं है। एंड विद द राइजिंग ऑफ इनोवेटिव कंपनीज, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, इंडिया में एग्रोटेक कंपनीज लगातार बढ़ रही हैं, एग्रोटेक स्टार्टअप्स लगातार बढ़ रहे हैं। क्यों? बिकॉज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, द पेनिट्रेशन ऑफ मोबाइल इंटरनेट इन द मासेस इन द रूरल एरियाज इज क्वाइट हाई। उसके साथ साथ यूपीआई, जिसपे कोई चार्जेस भी नहीं है, वो डिजिटाइजेशन के साथ साथ फॉर्मलाइजेशन इन इकोनॉमी बढ़ा रहा है, क्योंकि अब सबके पास एक फोन है जिससे वो पे कर सकते हैं। यानी आरबीआई या बैंकिंग सिस्टम के पास आपका डेटा है, दे नो अबाउट यू, हाउ यू ट्रांजैक्ट। यूपीआई सिस्टम का यूज करके अब यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम के साथ साथ यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस भी बनाया जा रहा है, सो दैट लेंडिंग कैन बिकम ईजियर फॉर फार्मर्स, फॉर स्मॉल बिजनेसेस एटसेट्रा। यानी टेक्नोलॉजी को लेवरेज करके इंडिया में और इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश की जा रही है। एंड दैट्स दीज आर द 5 पावर हाउस ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चरल सिस्टम। सही से टैप कर लिए तो ये हमारी ग्रोथ स्टोरी के मेजर कैटलिस्ट, मेजर ड्राइवर्स हो सकते हैं। बट क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? वी कैन बिकम बायो बिल्डिंग ब्लॉक। बायो इकोनॉमी का मतलब बायोडीजल, ठीक है, लाइक दैट। तो बायो इथेनॉल हुआ, बायोडीजल हुआ, यानी ग्रीन फ्यूल का प्रोडक्शन, यानी सस्टेनेबल फ्यूल का प्रोडक्शन, यानी जो हॉट टॉपिक है इस समय दुनिया भर में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें इंडिया सबसे आगे निकल सकता है। सोच के देखो, बायो इकोनॉमी वाज ओनली $10 billion in 2014 एंड इट हैज रोज टू $165 billion बाय 2024। कितना बड़ा पोटेंशियल है ये तुम सोच के देखो। 16 टाइम्स बड़ी हो गई है, 16 टाइम्स बड़ी हो गई है इन लेस देन 10 years ये इकोनॉमी। और सही से अगर काम किए और इंडिया का जो बायोफ्यूल पॉलिसी है उसको टैप कर पाए अगर फार्मर्स, उनमें अवेयरनेस बढ़ी, तो उसका फायदा उठा सकते हैं। ऑल्सो एग्री बायोलॉजिकल्स का मतलब है बायो पेस्टिसाइड, बायो फर्टिलाइजर, यानी इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर हटके इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स का यूज करते हुए ईल्ड बूस्ट किया जा सकता है बाय अप टू 40%। सिर्फ अगर ये देख रहे हो, हाई ईल्डिंग वेराइटी बायोलॉजिकल सीड्स यूज करना शुरू कर दिया ना फार्मर, तो भी 20% तक ईल्ड बढ़ जाएगी। इतनी बड़ी बात है ये। यू जस्ट हैव टू ट्रेन द फार्मर्स, स्किल द फार्मर्स एंड मेक द सीड्स अवेलेबल, मेक दिस बायो फर्टिलाइजर्स अवेलेबल टू द फार्मर्स। तो नेचुरल फार्मिंग या परंपरागत कृषि विकास योजना जो है हमारी, वो भी फल फूल सकती है। और दुनिया के सप्लाई चेन में जहां पे अब वीगनिज्म बढ़ रहा है और साथ ही साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग या ऑर्गेनिक क्रॉप्स का डिमांड बढ़ रहा है, उस तरफ भी जा सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं एग्रोकेमिकल्स, यानी ऐसे केमिकल्स जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में हेल्प करते हैं विदाउट एनी डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द सॉइल क्वालिटी। तो ये होते हैं हमारे एग्रोकेमिकल्स। तो ये $10 billion का मार्केट जो आज है, वो $30 billion का मार्केट हो सकता है बाय 2047। वी विल हैव टू टैप दैट ऑल्सो, ताकि इंडिया का एग्रीकल्चर यील्ड को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ हम देखते हैं प्रोसेस्ड फूड। ये एक ऐसी जगह है जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, बाकायदा लिखा हुआ है आपके उसमें सिलेबस में। तो प्रोसेस्ड फूड की जो हमारी $330 billion की इंडस्ट्री है, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर में जा सकती है। स्काई इज द लिमिट। अगर हम अपने फार्मर्स को किसी तरह फैक्ट्रीज के साथ जोड़ पाए तो, यानी प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड इंडस्ट्री दैट विल ब्रिंग स्टैंडर्डाइजेशन in the Indian agriculture system and make our products available for the world in the global supply chain। तो इंडिया का फार्मर जो आज सबसिस्टेंट फार्मिंग कर रहा है, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग कर पाएगा। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हम वहां पहुंचेंगे कैसे। प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो बेटर क्वालिटी सीड्स, बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर टूल्स, यानी फार्म मैकेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी पावर, यानी ड्रोन्स का यूज करना है, एआई का यूज करना है, जैसे हम लोग स्वामित्व स्कीम के लिए कर रहे हैं। स्वामित्व स्कीम के लिए कर रहे हैं तो सरकार क्या करे, स्वामित्व स्कीम में बेहतर लैंड रिकॉर्ड्स लेके आ रही है। इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लैंड रिकॉर्ड्स की। अब ब्रिटिश सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट, उसमें जमींदार को बना दिए ओनर, तो सबकी लैंड रिकॉर्ड्स थोड़ी है, लैंड डीड्स तो है नहीं। तो स्वामित्व स्कीम इसको दूर करने की कोशिश कर रही है। कैसे कर रही है? एआई का यूज करके, ड्रोन्स का यूज करके। अब तो फार्मर्स भी ड्रोन्स का यूज करके फार्मिंग करना शुरू किए। ऑल्दो ड्रिप फार्मिंग और ये सब जो टेक्नोलॉजी है ज्यादा बेहतर है ड्रोन टेक्नोलॉजी से, बट स्टिल ठीक है। तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है और टाइम कम लगता है फार्मिंग भी, ठीक है, थोड़ा इजी हुआ है फार्मिंग। साथ ही साथ हम देखते हैं डिजिटल मार्केट्स को बनाना है फार्मर्स को बायर से कनेक्ट करने के लिए। इसके लिए एक बहुत अच्छी स्कीम है सरकार की,
जिसको हम बोलते हैं ई-नाम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यानी भारत में जितने भी किसान मंडी हैं उनको डिजिटली आप एक प्लेटफॉर्म पे ले आ रहे हैं, एक पोर्टल पे ले आ रहे हैं। अब जिससे बिहार का किसान है, जैसे मान लो वो अपने बिहार में बेचने जाता है तो उसको कम प्राइस मिल रहा है। यही बिहार का किसान अगर मान लो गुजरात में अपना प्रोड्यूस बेचता है तो उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, यानी इस बिहार के फार्मर की इनकम बढ़ेगी। सो ई-नाम विल प्रोवाइड बेटर इनकम सोर्सेज फॉर द फार्मर्स। ऑल्सो गवर्नमेंट पुश तो है ही, एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड है, वहाँ पे गवर्नमेंट अपना वो पुश देती है। बहुत सारी सब्सिडी स्कीम्स है सरकार की, साथ ही साथ स्कीम्स हैं जैसे पीएम किसान, जिसमें 11 करोड़ फार्मर्स को लगातार हर साल लगभग 2,000 रुपये लगातार हर साल 6,000 रुपये दिए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसी के साथ साथ उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए आपका पीएम आवास योजना है। उसके साथ साथ आपको दिखाई देगा पीएम कृषि सिंचाई योजना, कि क्रॉप लॉस के टाइम में फार्मर्स के ऊपर बर्डन ना आए, इसलिए वहाँ पे कृषि सिंचाई योजना है। तो कई सारे ऐसे स्कीम अभी भी वर्क कर रहे हैं जो फार्मर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करते हैं। हमें गैप्स फिल करने हैं। गैप्स क्या है? मोर फॉर्मलाइज्ड क्रेडिट इन द सिस्टम। यानी जैसे हमारा किसान क्रेडिट कार्ड है ना, किसान क्रेडिट कार्ड में 5 लाख रुपए तक का लोन आराम से मिल जाता है फार्मर को, बेस्ड ऑन देयर सॉइल क्वालिटी एंड देयर क्रेडिट हिस्ट्री। 5 लाख तक का लोन बजट में आया है, 3 लाख था, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। इसको और बढ़ाने की जरूरत है, नहीं तो जो ईस्टर्न साइड के जो फार्मर है, बिल्कुल सही बात है ये, यूपी, बिहार, बंगाल, वो लोग मनी लेंडर के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर उनकी प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं रह जाती है, क्योंकि उनका प्राइमरी मकसद क्या रह जाता है फिर, कि किसी तरह हम अपने साहब का लोन चुका सके। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके, टारगेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स का यूज करके और फॉर्मलाइजेशन बढ़ा के एग्रीकल्चर सिस्टम में, और कॉर्पोरेट फार्मिंग को बढ़ावा देके, कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा देके हम अपने एग्रीकल्चर की यील्ड को 40% तक बढ़ा सकते हैं। दैट्स हाउ वी कैन डू इट। जो हमारा 1.4 ट्रिलियन का टारगेट है 2035 में, उसको पूरा किया जा सकता है। ठीक है, बट देयर आर सम चैलेंजेस। चैलेंजेस क्या है? वो जो चले आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 1990 रिफॉर्म्स भी हुए, उसमें भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स नहीं हो पाए थे। चाहे वो फ्रेगमेंटेड फार्म्स हो, चाहे वो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। फ्रेगमेंटेड मतलब हर दूसरी जनरेशन की में आने के बाद जो लैंड साइज है वो छोटा होता जाता है, छोटा छोटा छोटा, तो प्रोडक्टिविटी अपने आप हैम्पर होती है। द लोअर प्रोडक्टिविटी इन द कंट्री एज फार एज एग्रीकल्चर इज कंसर्न। देयर इज अनइवन ग्रोथ। अनइवन ग्रोथ क्यों है? क्योंकि देखो, जो हमारा फॉर्मलाइज्ड क्रेडिट सिस्टम है, उसमें जो समृद्ध फार्मर्स हैं या जो समृद्ध रीजन्स है, जैसे साउथ है, जैसे वेस्ट है, वहाँ आपको ज़्यादा फॉर्मलाइज लोन दिखाई देंगे। और ईस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, जैसे यूपी, बिहार, बंगाल, ओडिशा, यहाँ आपको कम फॉर्मलाइज लोन दिखाई देंगे। वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 50% ऑफ द लोन्स इन साउथ एंड लेस देन 10% ऑफ द लोन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इसके साथ साथ बहुत सारे रिस्क हैं, ट्रेड इश्यूज है, प्राइस स्विंग्स है, सप्लाई चेन हिकअप्स है, साथ ही साथ लैंड रिफॉर्म्स की प्रॉब्लम है, और फार्मर्स के बीच हमारे अवेयरनेस, एजुकेशन और स्किलिंग की भी प्रॉब्लम है। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो कॉल टू एक्शन इज द फ्यूचर इज नाउ। इफ वी डू सम फंडामेंटल शिफ्ट्स, ठीक है, तो हम अपना 1.4 ट्रिलियन डॉलर का टारगेट प्राप्त कर सकते हैं 2035 में। और हम लोग क्या कर सकते हैं? वोकल फॉर लोकल हो सकते हैं। ठीक है, लोकल फार्मर से बाय फ्रेश, बाय इंडियन, यहाँ तक जा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग में जो इंडियन फार्मर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकता है। ठीक है, लोकल फैक्ट्रीज, छोटी फैक्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमईज को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की अवेयरनेस इंडियन फार्मिंग सिस्टम में बढ़ाई जा सकती है। सो दिस इज ऑल वी कैन डू। और ये है हमारा आज का ओवरऑल डिस्कशन अबाउट हाउ वी कैन इंप्रूव द यील्ड्स एंड द प्रोडक्टिविटी इन फार्मिंग, सो दैट हम 1.4 ट्रिलियन डॉलर तक जा सके अपने फार्मिंग को लेके, एग्रीकल्चर को लेके बाय 2035। सो कोई क्वेरी है? थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अगर कोई क्वेरी है तो डू राइट इन द कमेंट, शेयर दिस, लाइक दिस। वी विल मीट अगेन सून। बाय बाय।